हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा बूटस्ट्रैप कोर्स से रिलेटेड थर्ड ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप बूटस्ट्रैप की दो सीएसएस की क्लासेस सीखने वाले हैं। एक है कंटेनर और एक है रो। देखिए, बूटस्ट्रैप की फर्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी, वहाँ पे एक चीज़ बताई थी कि बूटस्ट्रैप की हेल्प से वेबसाइट का लेआउट जो है वो बनाना काफ़ी ईजी होता है। वो ईजी क्यों होता है? क्योंकि उसके लिए बूटस्ट्रैप के अंदर 3 क्लासेस आती हैं। सिर्फ आपको 3 क्लासेस ही यूज करनी है और उनको यूज करके आप किसी भी वेबसाइट का लेआउट रेडी कर सकते हैं। वो 3 क्लासेस कौन कौन सी हैं? एक है कंटेनर, एक है रो और एक है कॉल। इस वीडियो में हम 2 क्लासेस करने वाले हैं, एक है कंटेनर और एक है रो। यहाँ पे जो कॉल क्लास है वो काफी एडवांस क्लास है, इसलिए उसको मैंने आगे 2 वीडियोस में समझाया है। तो ये अब देखते हैं कि कंटेनर क्लास का क्या मतलब है। यहाँ देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक डिव है और इस पे हमने एक क्लास लगा दी कंटेनर। अब ये कंटेनर क्लास करती क्या है? जैसे ही हम किसी भी डिव पर कंटेनर क्लास लगाते हैं तो उसकी जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है 1140 पिक्सल और इसी के साथ जो जो ये डिव होता है वो ऑटोमेटिकली पेज के सेंटर में हो जाता है। मतलब कि उसका लेफ्ट और राइट से जो मार्जिन है वो ऑटो हो जाता है ऑटोमेटिकली। इस क्लास का जो मेन यूज होता है, जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं उसका जो मेन रैपर होता है, मतलब कि मेन डिव, उस पे हम ये क्लास लगाते हैं। कंटेनर क्लास की तरह हमारे पास यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर एक और क्लास होती है, उसको हम कहते हैं कंटेनर फ्लूइड। यहाँ पे जो कंटेनर फ्लूइड क्लास होती है, जब भी हम किसी डिव पर लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली उस डिव की विड्थ जो होती है वो होती है 100%। मतलब कि ये एक लिक्विड लेआउट में काम आती है। अगर आपको फुल विड्थ का कोई भी एक वेबसाइट का लेआउट बनाना है तो वहां पर हम इस क्लास का यूज करते हैं। और अगर आपको कहीं पर फिक्स लेआउट का डिजाइन बनाना है तो वहां पर हम कंटेनर क्लास का यूज करते हैं। अब जो कंटेनर क्लास है वो हमेशा फिक्स्ड ही नहीं रहती है, वो रिस्पॉन्सिव भी होती रहती है। अलग अलग स्क्रीन के साइजेस के अकॉर्डिंग उसका साइज भी चेंज होता रहता है, जैसे वो हमेशा फिक्स नहीं रहता 1140 पिक्सल। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बूटस्ट्रैप के अंदर अलग अलग साइजेस डिफाइन है, स्क्रीन के साइजेस, जिसके अकॉर्डिंग जो कंटेनर की विड्थ है वो चेंज होती रहती है। आइए उसको समझते हैं। देखिए, बूटस्ट्रैप की सीएसएस के अकॉर्डिंग 5 तरीके के अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल। ये जितने भी साइजेस होते हैं ये एक्चुअल में ब्राउजर की विड्थ के साइजेस होते हैं। बूटस्ट्रैप के अंदर इन अलग अलग 5 तरीके के ब्रेक पॉइंट्स के लिए अलग अलग मीडिया क्वेरी लिखी गई है। उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे कंटेनर की विड्थ है वो भी चेंज होती है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा एक्स्ट्रा लार्ज साइज होता है इसकी क्या रेंज है। देखिए, अगर किसी मॉनिटर की या लैपटॉप की स्क्रीन का साइज 1200 या 1200 से ज्यादा है तो वो एक्स्ट्रा लार्ज में आती है। और अगर किसी स्क्रीन का साइज, मॉनिटर की या लैपटॉप का साइज 992 पिक्सल है या उससे ज्यादा है, और कहां तक है? 1199 तक, मतलब कि ऊपर वाला जो साइज है हमारा एक्स्ट्रा लार्ज उससे एक कम तक, तो वहां तक जो रेंज होती है वो होती है लार्ज स्क्रीन की। इसके बाद हम बात करते हैं अपने मीडियम साइज की स्क्रीन की। इसकी जो रेंज है वो है 768 से लेकर 991 तक। हम मीडियम में बेसिकली वो वाले साइजेस सारे काउंट करते हैं जो टैब्स के लिए आते हैं। इसके बाद जो हमारा साइज आता है वो है स्मॉल साइज। स्मॉल साइज की जो रेंज होती है वो होती है 576 पिक्सल से लेकर 767 तक। इसमें भी बेसिकली टैब के ही साइजेस आते हैं, मगर वो वाले टैब्स जिनकी जो विड्थ है वो काफी कम रहती है। और लास्ट में आते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा स्मॉल साइजेस, जिनकी जो विड्थ है 576 से कम होती है। इसमें बेसिकली जितने भी मोबाइल के साइजेस होते हैं वो सारे इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास बूटस्ट्रैप की जो सीएसएस वाली फाइल है उसमें ये सारी रेंज के अकॉर्डिंग अलग अलग मीडिया क्वेरी लिखी गई है और इसी के अकॉर्डिंग ही हमारी जो कंटेनर क्लास होती है उसकी भी साइज चेंज होता रहता है। देखिए, एक्स्ट्रा लार्ज में जब हमारी कंटेनर की जो विड्थ होती है वो होती है 1140 पिक्सल और लार्ज स्क्रीन में ये हो जाती है 960 पिक्सल और मीडियम स्क्रीन पे 720 पिक्सल, स्मॉल में 540 पिक्सल और एक्स्ट्रा स्मॉल में ऑटो। मतलब कि जितना भी मोबाइल की स्क्रीन का साइज होगा उसके अकॉर्डिंग कंटेनर की विड्थ भी उतनी ही हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और मैं आपको दिखाता हूं कि कंटेनर क्लास कैसे रिस्पॉन्सिव होती है और हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, वेब एडिटर के अंदर मैंने अपना वही फोल्डर ओपन कर लिया जिसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्रिएट किया था, लर्न बूटस्ट्रैप। और यहाँ पर हमारे पास एक फोल्डर है जिसका नाम है CSS। इसी के अंदर हमारी ये CSS की फाइल आ रही है जिसका नाम है bootstrap.css। और ये हमारा फर्स्ट फाइल है HTML की जिसका नाम है first.html। और यहाँ पर हमने जो हमारी बूटस्ट्रैप की फाइल है जिसे हमने पिछली वीडियो में डाउनलोड किया था उसको हमने यहाँ पर इसे अटैच किया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं अपनी क्लास लगाने वाला हूँ कंटेनर। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कंटेनर क्लास मैंने लगा ली एक डिव पर। ये देखिए, अब इसके अंदर मैं कुछ लिख भी लेता हूँ। देखिए, जैसे मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ याहू बाबा।
अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी अपना CSS का काम करना है तो आपको एक अपनी अलग से फाइल बनानी पड़ेगी। आप इसके अंदर चेंज मत करिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपनी एक फाइल बना लेता हूँ, इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ पहले, और अपनी जो फाइल बनाऊंगा उसका नाम मैं रख देता हूँ जैसे style.css। ये देखिए, आपने जब भी अपनी कोई फाइल बनानी है CSS की तो उसको हमेशा बूटस्ट्रैप वाली फाइल के नीचे ही रखना है। ऐसा इसलिए, मान लीजिए अगर आप बूटस्ट्रैप की कोई भी फाइल की क्लास को ओवरराइट करना चाहते हैं, वो तभी ओवरराइट हो पाएगी अगर आपने अपनी वाली फाइल उसके नीचे बनाई होगी। अगर आप अपनी इन पेज CSS भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको जो स्टाइल टैग लिखना है वो इस वाली फाइल के नीचे ही लिखना है। तो ये वाली फाइल जो मैंने अभी यहाँ पर नाम रखा है इसको मैं क्रिएट भी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ये फाइल बना ली, इसको मैं सेव कर देता हूँ और नाम रख देता हूँ style.css। ये देखिए, तो ये मेरी फाइल बन चुकी है। अब मैंने जो ये कंटेनर क्लास बनाई है इस पे ऑलरेडी विड्थ वगैरह लग चुकी है। मैं इस पे आपको यहाँ पर बॉर्डर लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं बॉर्डर लगा रहा हूँ 8 पिक्सल का, थोड़ा ज़्यादा लगा रहा हूँ, सॉलिड और ब्लैक। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे 8 पिक्सल का ब्लैक कलर का बॉर्डर लगा दिया है ताकि आपको जो कंटेनर है वो दिखने लगे। तो यहाँ मैं फाइल को सेव करता हूँ। यहाँ पे हमें एक काम और भी करना होगा। देखिए, जब भी हम कोई भी ऐसी वेबसाइट बनाने जा रहे होते हैं जिसको हमने बाद में रिस्पॉन्सिव भी बनाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक टैग और लगाना होता है जिसको हम कहते हैं मेटा टैग, और उसकी वैल्यू यहाँ पे लेनी होती है व्यू पोर्ट। तो वो हमें कहाँ से मिलेगी मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने बूटस्ट्रैप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है getbootstrap.com उसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पे जाके मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा जिसका नाम है गेट स्टार्टेड। इस पेज के ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्टार्टर टेम्पलेट। मतलब कि जब भी आपको बूटस्ट्रैप को यूज करके कोई टेम्पलेट रेडी करना है तो इसका स्टार्टअप ये सिंटेक्स है, इसको आप सीधा कॉपी करके भी वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बेसिक सिंटेक्स वहां पे लिखा हुआ एडिटर के अंदर, मेरे को जस्ट यहाँ पे एक ही चीज कॉपी करनी है जिसका नाम है मेटा टैग व्यू पोर्ट। मैं इस पूरी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर टाइटल टैग के नीचे इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, अब इस लाइन का मतलब क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे मैं मेटा टैग से रिलेटेड एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, मगर यहाँ पर मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। देखिए, मेटा टैग है, यहाँ पर हम ले रहे हैं व्यू पोर्ट। इसमें अलग अलग नेम्स आते हैं मेटा टैग के अंदर कि आप जो मेटा टैग बना रहे हैं किस चीज से रिलेटेड बना रहे हैं। तो हम जो ये चीज बना रहे हैं ये बना रहे हैं व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट हमारी वो चीज होती है जितने हिस्से में हमारी वेबसाइट जो है एक स्क्रीन के अंदर दिख रही होती है, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो, चाहे टैबलेट की, या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप की। और इसके अंदर हमने यहाँ पर अलग अलग वैल्यू पास की है। देखिए, कंटेंट के अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पे वैल्यू पास की है विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ। इसका क्या मतलब होता है, मैं यहाँ पर वेबसाइट के कंटेंट को ये बता रहा हूँ कि जो भी कंटेंट है वो डिवाइस की विड्थ के अंदर ही रहे, या टेक्स्ट वगैरह जो भी है अगर वो वेबसाइट से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि मोबाइल की स्क्रीन से बाहर, तो वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली फिट हो जाए। इसके बाद जो हमने यहाँ पर दूसरी वैल्यू ली है जिसका नाम है यहाँ पर इनिशियल स्केल। बेसिकली दो चीजें हो सकती हैं कंटेंट से रिलेटेड, या तो जूमिंग या जूम आउट। तो जूमिंग के लिए हम यहाँ पर पहले से उसे जूम करके रख देते हैं 1 रेशो पे। 1 मतलब कि एक्यूरेट, जैसे हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर या लैपटॉप की स्क्रीन पर जैसे वेबसाइट का कंटेंट दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही उतने ही जूम लेवल अगर हम सेट करना चाहते हैं मोबाइल या टैबलेट की स्क्रीन पर तो हम ये वाली वैल्यू यूज करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर है श्रिंक टू फिट इज इक्वल टू नो। देखिए, इसका क्या मतलब होता है, अगर हम कोई भी बहुत चौड़ी वेबसाइट बनाते हैं और अगर वो रिस्पॉन्सिव ना हो तो एक्चुअल में होता क्या है, अगर आप उसे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखेंगे तो उसका जो फॉन्ट है, उसकी जो इमेजेस हैं, वो सब कुछ श्रिंक हो जाता है, वो छोटा छोटा हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि वो श्रिंक ना हो तो उसके लिए आपको ये वाली वैल्यू यूज करनी होती है, श्रिंक टू फिट नो। अगर आप ये वाली लाइन नहीं भी लगाएंगे तभी आप अपने बूटस्ट्रैप का जो ये कंटेंट है इसको चेक कर सकते हैं, मगर वो मोबाइल की स्क्रीन पर और टैबलेट की स्क्रीन पर सही से वर्क नहीं करेगा। तो मेरा सजेशन यही है कि जब भी आप कोई भी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे हो तो इस लाइन को जरूर अपने वेब पेज के अंदर ऐड कीजिए। तो यहाँ पर मैंने इस फाइल को सेव किया। अब मैं एक बार आपको ब्राउजर में चेक भी करा देता हूँ। यहाँ देखिए, मैंने वेब ब्राउजर के अंदर अपनी फाइल ओपन कर ली है first.html। अब मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए जैसे मैंने डिव पर कंटेनर क्लास लगाई थी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप देख रहे हैं वो पेज के सेंटर में हो चुका है और उसको एक विड्थ भी लग चुकी है। अब ये विड्थ कितनी है इसको भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इंस्पेक्ट। यहाँ देखिए, इंस्पेक्ट करने से यहाँ पर आपके पास गूगल का वेब डेवलपर टूलबार ओपन हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं इसकी CSS दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखिए ध्यान से,
यहाँ पर कंटेनर की जो विड्थ है वो दिखा रहा है 1140 पिक्सल। मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पर जिसका साइज है 1200 या 1200 से ज़्यादा, तब कंटेनर की जो विड्थ रहेगी वो रहेगी 1140 पिक्सल। अब देखिए मैं इसको कम करता हूँ। मैं यहाँ से, अगर आपके पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन ना ओपन हो रही हो तो इसको कैसे ओपन करना है, देखिए यहाँ पर एक मोबाइल और टैबलेट का साइन है जो भी मेरा ब्लू रखा है। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ये नॉर्मल फेस में आ जाता है, ये देखिए। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने क्या होगा, यहाँ पर आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्क्रीन को साइज को कम करने वाला एक टूल ओपन हो जाएगा, ये देखिए। तो फर्स्ट टाइम जो ये ओपन होता है तो ये काफ़ी चौड़ा होता है। यहाँ पर आपको साइज भी दिख रहा है, देखिए ये 1200 से ज़्यादा है। जब ये 1200 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पर कंटेनर की जो विड्थ है वो रहेगी 1140 पिक्सल। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको कम करता हूँ, ये देखिए जैसे ही मैंने इसको कम किया तो यहाँ पर कंटेनर ने झटका मारा, मतलब कि उसकी विड्थ कम हुई है। तो देखिए अब इसकी विड्थ कितनी हो चुकी है कंटेनर की, यहाँ पे आपको दिखा रहा है 960 पिक्सल। और देखिए अगर मैं इसको और कम करूंगा तो देखिए यहाँ पर ये नया साइज आ गया, ये है मीडियम स्क्रीन। तो मीडियम स्क्रीन पे मैंने आपको बताया था जो कंटेनर की विड्थ है, ये देखिए कंटेनर लिखा हो, उसकी मैक्सिमम विड्थ कितनी हो चुकी है 720 पिक्सल। और मीडियम स्क्रीन के नीचे जो सी स्क्रीन होती है वो होती है स्मॉल स्क्रीन। मैं अभी आपको कम करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर अब ये स्मॉल स्क्रीन आ चुकी है और यहाँ पर देखिए कंटेनर की विड्थ हो चुकी है 540 पिक्सल। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं स्क्रीन का साइज कम कर रहा हूँ वैसे वैसे कंटेनर की विड्थ भी कम होती जा रही है। अब इसके बाद लास्ट स्क्रीन बची है वो है एक्स्ट्रा स्मॉल। तो देखिए जैसे ही मैं 500 से कम हुआ, ये देखिए यहाँ पर अब जो कंटेनर के जो बॉर्डर्स हैं वो बिल्कुल चिपक चुके हैं क्योंकि इसकी विड्थ हो चुकी है ऑटो। अब मैं जितना मर्जी कम कर लूँ, आप देख रहे हैं ऊपर से साइज 305 पिक्सल हो चुका है मगर वो ऑटो ही चल रही है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कंटेनर की विड्थ दिखा रहा है 100%। तो ये देखिए तो इसका मतलब जो कंटेनर है वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव ही काम करता है, उसकी सीएसएस पहले से ही हो रखी है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए, यहाँ पर जैसे ही मैंने कंटेंट डाला तो यहाँ पर लेफ्ट साइड से एक गैप आ रहा है। ये देखिए जो गैप होता है ये लेफ्ट और राइट साइड से दोनों से आता है। मैं आपको यहाँ पे चेक भी कराता हूँ। यहाँ देखिए कंटेनर के अंदर यहाँ पर लेफ्ट से 15 पिक्सल की पैडिंग दे रखी है और राइट साइड से भी 15 पिक्सल की पैडिंग दे रखी है और मार्जिन लेफ्ट और राइट से ऑटो कर रखा है। अब इसके बाद मैं आपको दूसरी क्लास दिखाता हूं जो कंटेनर से मिलती जुलती है, जिसका नाम है कंटेनर फ्लूइड। तो देखिए यहाँ पर मैं एडिटर में आया और यहाँ पर कंटेनर की जगह बस मेरे को क्लास का नाम ही चेंज करना है, कंटेनर हाइफन फ्लूइड। अब ऐसा करने से क्या होगा, ये जो डिव है इसकी विड्थ जो है वो 100% हो जाएगी। मैं आपको फाइल को सेव करके ब्राउजर में चेक कराता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर आया और मैंने फाइल को रिफ्रेश किया। यहाँ पर एक्चुअल में बॉर्डर नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ से जो विड्थ लगाई हुई थी वो कंटेनर क्लास पे लगाई हुई थी। मैं आपको उस पर बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर कंटेनर हाइफन फ्लूइड लिख लिया। ये देखिए मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर फाइल को रिफ्रेश किया। ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर कंटेनर फ्लूइड लगाया। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बूटस्ट्रैप की क्लास जो हमने लगाई है वो यहाँ पर बूटस्ट्रैप की फाइल भी दिखा रहा है। इसको जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली लग चुकी है 100%। इसमें पैडिंग भी आ रही है लेफ्ट और साइड से। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमने याहू बाबा वर्ड लिखा हुआ इसके लेफ्ट से स्पेस भी आ रही है और इसमें लेफ्ट और राइट से मार्जिन भी लगा हुआ ऑटो। तो यहाँ पर जो कंटेनर फ्लूइड क्लास हम तब यूज करते हैं अगर हमने फुल विड्थ की वेबसाइट बनानी हो, और जब भी हमें फिक्स विड्थ का एक लेआउट बनाना होता है तब हम हमेशा कंटेनर क्लास यूज करते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं जो हमारे पास दूसरी क्लास है जिसका नाम है रो। तो यहाँ पर मैं इसे कंट्रोल जेड कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर भी आके कंट्रोल जेड। यहाँ देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक वेबसाइट का डिजाइन है जिसमें एक हेडर आ रहा है, मेन्यू है, यहाँ पर कंटेंट का पार्ट है, साइड बार है और नीचे फुटर है। अगर इस तरीके का हम डिजाइन बूटस्ट्रैप में बनाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए जो मेन सबसे बाहर डिव है जो आपको ब्लैक बॉर्डर में दिख रहा है, जो एक तरीके का सबका पेरेंट डिव है, उस पर हम क्लास लगा लेंगे अपनी कंटेनर। और कंटेनर से क्या होगा, अभी आपने देखा है कि उसको एक विड्थ लग जाएगी 1140 पिक्सल की और वो पेज के सेंटर में हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि उसके बाद जो हमारी क्लास आती है उसका नाम है रो। अब रो बेसिकली काम क्या करती है,
देखिए जितने भी यहाँ पर हॉरिजॉन्टली नए डिव्स आ रहे हैं उन सब पे हम रो क्लास लगाते हैं। कैसे? मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पर हेडर शुरू करना है तो उसके लिए हम एक डिव लेंगे और उस पर एक क्लास लगाएंगे रो। फिर हम जैसे ये मेन्यू का पार्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम एक डिव लेंगे, उस पर भी क्लास लगाएंगे रो। उसके बाद जैसे हमारे पास यहाँ पे ये कंटेंट का पार्ट आ रहा है और साथ में साइड बार आ रहा है तो इसके लिए भी हम एक डिव लेंगे, उस पर क्लास लगाएंगे रो। अभी इस रो के अंदर हम दो कॉलम लेंगे बेसिकली, कंटेंट वाला और ये लाइट ब्लू वाला, ये दोनों एक डिव के अंदर आएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं रेड कलर का एक डिव है, इसी पे हम अपनी क्लास लगाएंगे रो। और अगर इस तरीके के हम यहाँ पर डिव क्रिएट करना चाहते हैं अलग अलग विड्थ के, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक अलग से क्लास आती है जिसे हम कहते हैं कॉल, जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और लास्ट में आप देखिए जैसे हमारा ये फुटर वाला पार्ट है तो यहाँ पर भी हम एक डिव लेंगे और उस पर भी सेम ही क्लास लगाएंगे रो। तो आपने देखा कि जब भी हमें हॉरिजॉन्टली कोई नया एक एलिमेंट डालना है या आप ये सोच सकते हैं डिव डालना है तो वहां पर हमें क्लास लगानी होती है रो। रो का सिर्फ इतना ही काम होता है। मैं भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। यहां देखिए मैं वेब एडिटर के अंदर आ गया तो यहां पर जो हमने सबसे पहली क्लास लगाई थी वो थी कंटेनर। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, इसके नीचे एक डिव ले लेता हूं और उस पर क्लास लगा देता हूं रो। ये देखिए, और यहां पर कुछ लिख भी देता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया रो 1। अब इसी लाइन को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं और यहां पे लिख देता हूं रो 2, फिर एक और लाइन ले लेता हूं रो 3। अब मैंने देखी यहाँ पर 3 डिव लिए और तीनों पे क्लास लगाई है रो, और इन तीनों पे मैं अलग अलग कलर भी दे देता हूँ। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर गया, मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ रो, और यहाँ पर जो बॉर्डर का साइज़ है उसको कर देता हूँ 5 और यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ रेड। ये देखिए, ये कलर मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको ईजिली पता लग जाए कि रो बेसिकली दिखती कैसे है। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर मैंने फाइल को रिफ्रेश किया। ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 अलग अलग डिव आ चुके हैं जिन पे हमारी ये रेड कलर का बॉर्डर भी आ रहा है। इन तीनों पर मैंने क्या लगाई है क्लास रो। तो जब भी मैं किसी डिव पर रो क्लास लगाऊंगा तो वो डिव जो होगा वो रिस्पॉन्सिव बन जाएगा और जिस कंटेनर के अंदर आ रहा होगा उसी के अंदर ही फिट रहेगा। अब मैं दोबारा से स्क्रीन के साइज को रिस्पॉन्सिव करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करता हूँ। अब मैं आपको इसको स्क्रीन के साइज़ को कम करके दिखाता हूँ। अभी आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जो कंटेनर है उसकी विड्थ आ रही है यहाँ पर 960 पिक्सल। इसका मतलब ये लार्ज स्क्रीन पे है। मैं इसको एक्स्ट्रा लार्ज में ले जाता हूँ। ये देखिए ये एक्स्ट्रा लार्ज बन चुका है। अब यहाँ पर मैक्सिमम विड्थ आ रही है 1140 पिक्सल। अब देखिए जैसे मैं इसे कम कर रहा हूँ तो जैसी कंटेनर की विड्थ कम हुई तो उसके साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर रो की विड्थ भी उसके साथ ही कम हो रही है। ये देखिए दोबारा से कम किया मैंने और ये देखिए यहाँ पर ये स्मॉल स्क्रीन में आ चुका है। अब इसके बाद मैं छोटा करूँगा तो ये एक्स्ट्रा स्मॉल में आ चुका है। आप ऊपर साइज भी देख रहे हैं तो कंटेनर की विड्थ जो है बिल्कुल ऊपर आप साइज के साथ मैच कर सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर जो हम रो क्लास यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं किसी रो पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये तो हमारी इनलाइन CSS है जो हमने लगाई है। उसके साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं जो भी रो क्लास होती है उस पर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। और इसका जो मार्जिन राइट से और लेफ्ट से होता है वो होता है -15 पिक्सल। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए जब भी आपको रो क्लास लगानी है वो हमेशा कंटेनर के अंदर ही लगानी है। ऐसा नहीं है कि आप कंटेनर से बाहर लगा रहे हो। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हम कंटेनर क्लास का यूज़ करते हैं और कैसे हम रो क्लास का यूज़ करते हैं। रो और कंटेनर का सिर्फ इतना ही यूज़ था। अब इसे नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि इस तरह के अगर हम यहाँ पर लेआउट में कॉलम्स बनाना चाहते हैं और उनको कुछ विड्थ देना चाहते हैं तो उसके लिए हम कैसे अपनी कॉल क्लास को यूज़ करते हैं। तो उस वीडियो को देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।